नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि रोजगार विद अंकित चैनल पर एसएससी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें नवीन सर पॉलिटी करा रहे हैं, जिसके सारे नोट्स मैं आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करूँगा इसी चैनल के द्वारा। और इनके फ्री नोट्स मैं आपको मेरे अपने चैनल टेलीग्राम पर दूंगा। तो आज हम करने वाले हैं भाग एक की शुरुआत, जिसमें हम पढ़ेंगे 1 से 4 तक के आर्टिकल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग 1 में किसको बताया गया है। तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र को बताया गया है। क्षेत्र मतलब होता है कि कोई भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि कोई फिजिकल एरिया हो, उसी को क्षेत्र कहा जाता है। और एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड। अनुच्छेद 1 में क्या बताया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत संघ के जो राज्य हैं वो अनुसूची 1 में दिए होंगे। यहाँ राज्य का मतलब है कि जो जैसे हमारे राज्य हो गए बिहार, उत्तर प्रदेश, एमपी, झारखंड, ये सब राज्य हैं। और यहाँ पे राज्य का मतलब राज्य से भी है और केंद्र शासित प्रदेश से भी है। और जो हम नए अर्जित क्षेत्र करेंगे उनमें भी इसके नाम आगे ऐड किए जाएंगे। तो सर ने कुछ और बताया था कि मतलब अ, जो अन्य देश के हैं उनके नाम में कब परिवर्तन हुआ। तो हम आपको बता दें कि अरे फारस, पहले ईरान जो था 1935 से पहले उसका नाम फारस हुआ करता था। और सिलोन का नाम श्रीलंका 1972 में हुआ। बर्मा का नाम म्यांमार 1989 में हुआ। जो हाईलैंड था हॉलैंड, उसका नाम नीदरलैंड 2020 में हुआ। तुर्की का नाम तुर्की 2021 में हुआ। ठीक है। और तो यहाँ पे एक बात और जान लेते हैं कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम सभी को पता ही रहता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो तैयारी में न्यू हैं, उनको इंडिया का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। एज ए जनरल नॉलेज हम लोग को इंडिया का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इंडिया का फुल फॉर्म होता है इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। आगे से आपको भी याद रहेगा, मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन सर का क्लास देखने के बाद मुझे भी याद हुआ। फिर हम लोग आर्टिकल 2 को देखते हैं। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि संसद जो है विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। प्रवेश का मतलब आप सभी यहाँ देख लेंगे। प्रवेश का मतलब है कि नए राज्य का जो पहले से भारत संघ में ना हो, यानी कि वो अदर देश के कोई स्टेट हो, तो उनको अर्जित करके प्रवेश करा सकती है। और यहाँ पे स्थापना का अर्थ हुआ, सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे स्थापना का अर्थ हुआ कि मतलब कोई जैसे कोई अमेरिका का कोई, आप अमेरिका से छोड़ दीजिए, कोई नेपाल का कोई क्षेत्र है, वो राज्य नहीं है, तो उसको राज्य बनाकर अर्जित कर सकती है, मतलब इंडिया में शामिल कर सकती है। जैसा कि हमने किया है सिक्किम को। तो यहाँ पे सबसे पहले सिक्किम का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। सिक्किम में जो अंतिम संप्रभु शासक जो था, वो चोंग्याल वंश का माल्डन नामग्याल शासक था। जिसको मतलब हम लोग एक प्रकार से उसको हरा कर या उससे मतलब एक सिग्नेचर टाइप, मतलब एक प्रकार से समझौता करके भारत का 22वां राज्य बनाया सिक्किम को। ठीक है, जब सिक्किम को मिलाया गया तो भारत का 22वां राज्य बना। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया। यहाँ पे देखिएगा, भारत को सहराज्य बनाया गया। ठीक है। और 36वें संविधान संशोधन से, एक सेकेंड, 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। और यही देख लेते हैं गोवा। गोवा जो है, गोवा स्टेट, गोवा को 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय से मतलब छीना गया था। उसके बाद जब गोवा को मतलब मिलाया गया था भारत में, तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 30 मई 1987 को वह पूर्ण राज्य मतलब उसे बना दिया गया। ऐसे ही दादर नगर हवेली को 1954 में पुर्तगालियों से लिया गया।
दमन दीव को 1961 में पुर्तगालियों से लिया गया। पौंडीचेरी को फ्रांस से 1954 में लिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 3। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा कट गया है पीडीएफ में, लेकिन मैं आपको बता दूं आर्टिकल 3 में कहा गया है कि संसद जो है वो मतलब नियम बनाकर राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। और इसमें 5 बातें बताई गई कि मतलब नए राज्यों का निर्माण कर सकती है जो भारत संघ में हो, मतलब नए राज्यों का फिर से निर्माण कर सकती है। जैसे एमपी हो गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश, देखिए छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है एमपी, जो छत्तीसगढ़ से है वो एमपी अलग हुआ है। और यूपी से उत्तराखंड बना है, आप सभी जानते हैं। और झारखंड से बिहार बना है। तो पहली बात ये कही गई कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है जो भारत संघ में हो। फिर दूसरी बात कहा गया है कि राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, यानी कि कोई राज्य है तो उसके क्षेत्र में कमी कर सकती है, या तो उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या तो कमी कर सकती है या तो वृद्धि कर सकती है। तो जब उसके मतलब उसके एरिया में वृद्धि या कमी करेगी तो उसकी सीमाओं में परिवर्तन तो हो ही जा सकता है। आप सभी मतलब इससे याद रख सकते हैं। फिर पांचवी बात इसमें कहा गया कि राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल मतलब देख लेते हैं जो बहुत आते हैं एग्जाम में। जैसे मद्रास जो राज्य है उसको तमिलनाडु 1969 में कहा, 1969 में तमिलनाडु राज्य बना, मद्रास को ही तमिलनाडु राज्य कहने लगा, कहा जाने लगा। फिर मैसूर जो है, मैसूर को 1969 में कर्नाटक कहा जाने लगा। उड़ीसा को ओडिशा नाम 2011 में कहा गया। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड का 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तरांचल नाम हुआ करता था। और कैलकाटा को कोलकाता 2001 से कहा जाने लगा, ठीक है। और यहाँ पे एक संशोधन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, सर ने बताया था। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट पीडीएफ ऊपर करता हूँ, 1 सेकंड। जो पांचवा संविधान संशोधन 1955 में हुआ था, इसमें कुछ मतलब एक्ट आए थे राज्यों के पुनर्गठन के लिए। मतलब पांचवें संविधान संशोधन में कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, यानी कि अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और जो प्रभावित राज्य की राय मांगी जाएगी, यानी कि यदि अगर असम के राज्य क्षेत्र में हमको मतलब एरिया में उसको परिवर्तन करना है तो असम के राज्य यानी कि जो वहाँ पे राज्यपाल हैं, मतलब राज्यपाल और उनकी पब्लिक से मतलब राय मांगी जाएगी कि आपका इस पर क्या है। लेकिन ये राय मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती है, यानी कि केंद्र सरकार इसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, केंद्र सरकार इसके लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। और प्रभावित यूटी की राय नहीं मांगी जाएगी, यानी कि अगर वो राज्य हैं, अगर राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उनसे राय मानी जाएगी, लेकिन वो बाध्य नहीं है। लेकिन अगर प्रभावित मतलब अगर केंद्र शासित प्रदेश में अगर उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है तो उनसे मतलब राय नहीं मांगी जाएगी, उनमें सीधे मतलब उनके एरिया में परिवर्तन कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत आता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि भारत में राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन भारत संघ का विनाश कभी नहीं हो सकता। आर्टिकल 4 पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 में 3 और 2 की बातें की गई हैं। तो देखिए चले आर्टिकल 4 को देखते हैं। यदि आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात आर्टिकल 368 के बाहर माना जाएगा। तो आप यहीं से पकड़ लो कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है या साधारण बहुमत से हो सकता है। यानी कि यहाँ पे यदि कहा गया है कि यदि संसद 2 और 3 के पालन में यदि कोई विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यदि संसद कोई विधि बनाती है तो वो साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा। आर्टिकल 4 का सीधा प्रभाव अनुसूची 1 पर और 4 पर पड़ता है, क्योंकि अनुसूची 1 में राज्यों का आप सभी अभी देखें कि राज्यों की सूची दी होती है, ठीक है। उसके बाद भारत जो अपना क्षेत्र अन्य देश को भी दे सकता है, भारत जो है वो अपना क्षेत्र अन्य देश को दे सकता है। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं एक केस के बारे में जो कि है बेरूबारी केस, ठीक है। देखिए तो बेरूबारी केस में क्या 1960 में कहा गया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ये काम अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ये कहा गया
कि ऊपर अभी हम लोग देखे हैं कि अगर मतलब संसद चाहे तो 2 और 3 के विषय में कोई भी कोई भी विधि बना सकती है, उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। लेकिन वहीं उसके बाद बेरूबेरी केस हुआ, इसमें कहा गया कि नहीं, 2 और 3 के मामले में यदि संसद कानून बनाती है तो मतलब संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। लेकिन 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, मतलब 100वां संविधान 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, तो यहाँ पे जो 100वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 3 राज्य प्रभावित हुए। ठीक है, एक मिनट, इसमें 3 राज्य प्रभावित हुए, वेस्ट बंगाल, आपका मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो इसे 3 बिहा कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है वो थोड़ा सा विवाद था बांग्लादेश और भारत के क्षेत्र में, तो इसमें समझौता हुआ और 111 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को मिले। यानी कि जो वहाँ पे विवाद के क्षेत्र थे उसमें 110 अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को मिले और 51 अंतः क्षेत्र भारत को मिले। वहीं आप सभी याद कर लें कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 1974 में बना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में राज्यों का पुनर्गठन नेक्स्ट क्लास में लेके। और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बांग्लादेश बांग्लादेश कब बना, यानी कि बांग्लादेश कब बना, कौन से सन में बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो मिलते हैं कल। और आप सभी को एक बात बता दें कि अगर आपको ऐसा नोट्स चाहिए सेम, तो कमेंट बॉक्स में जो पिन टेलीग्राम चैनल का है उस पर क्लिक करो और जाके ज्वाइन हो। सभी विषयों के मैं वहीं पे नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मददगार वीडियो आपके पास रोज़ लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए क्लास में।